भाई स्टार्ट करना है एटम्स। चलो भाई, इसमें मेनली फॉर्मुलेज हैं जो तुम्हें याद होने चाहिए, सारे फॉर्मुलेज का ही खेल है। और बाकी बेसिक्स तो आता ही होगा, स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहला मॉडल कौन सा था एटम्स का? भैया बोल तो दिया करो कम से कम। सबसे पहला मॉडल कौन सा था एटम्स का? सर रदरफोर्ड। रदरफोर्ड से भी पहले जे थॉमसन। जे थॉमसन मॉडल था, लेकिन हमें जे थॉमसन मॉडल के बारे में नहीं पढ़ना, उसका कोई लेना देना नहीं है। स्टार्ट मेनली कर रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल से। डन। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यार इसी से हमें एटम का जो मॉडल मिला और न्यूक्लियर का साइज मिला। रदरफोर्ड ने, आपको पता ही होगा, ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कि यार यहाँ पे उसने एक एटम लिया और इस एटम से हमारे अल्फा पार्टिकल्स को कोलाइड कराया। अल्फा पार्टिकल हमें दिखा, मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल कैसे जा रहे हैं? मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल हमारे बहुत ही छोटे एंगल्स पे जा रहे हैं। वेरस कुछ ही एंगल्स, बहुत ही कुछ ही पार्टिकल ऐसे हैं जो थोड़े से ग्रेटर एंगल पे जा रहे हैं। वेरस रेयरली एक आधा ऐसा है जो बिल्कुल वापस हेड ऑन कोलिजन करके अपना पाथ रिट्रेस कर रहा है। तो मेरे को बताओ, इससे क्या क्या कॉन्क्लूजन्स रदरफोर्ड ने डिराइव करे थे? भाई कुछ याद है ये, या बिल्कुल याद नहीं है ये सब चीजें? मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। भाई बिल्कुल। देखो, सबसे पहली चीज उसने कहा, यार मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स, अगर मेरे मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स बहुत ही कम एंगल्स पे डेविएट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कि यार अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होगा। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। क्योंकि अगर न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता तो अल्फा पार्टिकल पर रिपल्सिव फोर्स भी ज्यादा लगता, और रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगने की वजह से हमारे अल्फा पार्टिकल ज्यादा एंगल्स पे डेविएट होते। तो इसी एक पॉइंट से दो कंक्लूजन निकल के आए, क्या? कि भैया मोस्ट ऑफ द स्पेस हमारे एटम के अंदर कैसी है? एक तो खाली पड़ी है, और दूसरा कि हमारा जो न्यूक्लियस का साइज होगा वो कैसा होगा? वो बहुत ही छोटा होगा। और ये सारा का सारा कहाँ प्रेजेंट होगा? बिल्कुल सेंटर पे प्रेजेंट होगा। चेक करो पहले, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है या नहीं? यार डल रिस्पॉन्स मत दिया करो, रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या बोला यार? रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स लिए, उसको गोल्ड फॉइल से कोलाइड कराया, तो हमें मेजोरिटी ऑफ द पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल एंगल्स पे जाते नजर आए। मतलब ये एंगल ऑफ डेविएशन अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो ये होगा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन थीटा 1। सिमिलरली ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन थीटा 2। तो ये सारे के सारे एंगल ऑफ डेविएशन बहुत छोटे मिल रहे हैं। तो पहली चीज कि भैया हमारे मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम के अंदर खाली है, और दूसरा न्यूक्लियस बिल्कुल कहीं ना कहीं सेंटर पे प्रेजेंट है और उसका साइज जो भी होगा वो बहुत छोटा होगा। दूसरी चीज क्या पता चली? कि हमारे बहुत ही कम पार्टिकल्स, वेरी लेस पार्टिकल्स कुछ ऐसे थे जो भैया थोड़े से ग्रेटर देन, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल, ग्रेटर देन 90 एंगल्स पे डेविएट कर गए, लार्ज एंगल्स पे। तो इससे भी यही पता चला कि यार जो हमारे न्यूक्लियस का साइज है वो कैसा होगा? न्यूक्लियस का साइज हमारा बहुत स्मॉल होगा। पहले दो स्टेटमेंट चेक करो और मेरे को बताओ, कोई डाउट तो नहीं है पहले दो स्टेटमेंट में? अरे ये क्या हुआ? नो सर। नो क्या? सर। चलो बढ़िया। बचा लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यार कोई इक्का दुक्का पार्टिकल ही ऐसा था जो वापस हेड ऑन कोलिजन करके आ रहा है। तो ये मेनली हमारा थर्ड वाला ही है जिसने न्यूक्लियर साइज को प्रूव किया। यार एक बात बताओ कि किस केस में पार्टिकल अपना साइज, मतलब अपना पाथ रिट्रेस कर लेगा? ये सोच के बताओ। आपको नहीं समझ में आया जो चीज मैं पूछ रहा हूँ? भाई मैंने कहा कि बहुत ही रेयरली कोई एक आधा पार्टिकल ऐसा था जो बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन करने जा रहा था। ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा था हेड ऑन कोलिजन करने, लेकिन इसने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया। तो ये कितने एंगल पे डेविएट हो गया? ये हमारा 180 डिग्री एंगल पे डेविएट हो गया। लेकिन ऐसा रेयरली एक आधा पार्टिकल ही था। तो इससे हम क्या प्रूफ कर पा रहे हैं?
भाई इसी से हम मेन चीज ये प्रूव कर पा रहे हैं कि जो हमारे न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत बहुत छोटा होगा। तभी हमारा एक आधा पार्टिकल ही ऐसा निकला जो सिर्फ 180 पे डेविएट कर रहा है। क्योंकि अगर न्यूक्लियर का साइज बड़ा होता, मेरा अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव और न्यूक्लियस भी कैसा, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, तो अल्फा पार्टिकल को स्ट्रॉन्ग फोर्स लगने की वजह से हमारे बहुत सारे पार्टिकल अपना पाथ रिट्रेस करते। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, एक आधा पार्टिकल ही है जो अपना पाथ रिट्रेस कर पा रहा है। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियर का साइज बहुत छोटा है। और हम न्यूक्लियर का साइज कैसे निकाल पाएंगे? भैया सबसे पहला मेथड होता है न्यूक्लियर का साइज निकालने का, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मेरे को बताओ व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? क्या होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? भाई आज क्या बात है, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। यार डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब है कि ये हमारा अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम न्यूक्लियस के कितने पास तक पहुंच पाया, इसके आगे वो नहीं पहुंच पाया ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स। तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही पहुंच पाएगा न्यूक्लियस के, उसके बाद वो वापस अपना पाथ रिट्रेस कर लेगा। तो बेसिकली जो ये आर नॉट है, ये हमारा कहलाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब आपको बस ये लॉजिक लगाना है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे हो क्या रहा है, मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ इस आर नॉट की वैल्यू को। तो यार अगर पार्टिकल मूव कर रहा था तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे जैसे पार्टिकल आगे मूव करते जा रहा है, इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगते जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। और ये काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती जाएगी? पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो भैया सीधा सीधा लॉजिक क्या है कि एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, वो पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो गई होगी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी, तो पार्टिकल फिर से अपना पाथ रिट्रेस कर लेगा। भैया आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वेयर। मेरे को बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा। ये क्यों कौन है? भाई वेरी गुड, के Q1 Q2 अपॉन R। तो इधर Q1 किसका होना चाहिए, अल्फा पार्टिकल का। Q2 किसका होना चाहिए, भैया जिसके हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय आर नॉट। और क्वेश्चन आपसे बस यही कह रहा है कि आर नॉट की वैल्यू निकालो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यार हमने देखा कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ना, जनरली ये फर्मी मीटर्स में आता है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जनरली फर्मी मीटर में आता है। और जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो बहुत बड़ा होता है, किसके कंपैरिजन में, साइज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस के साइज के कंपैरिजन में। तो इससे हमें पता चल गया कि जब आर नॉट की ही वैल्यू फर्मी मीटर में आ रही है, तो मतलब न्यूक्लियर के साइज की वैल्यू भी फर्मी मीटर या उससे भी कम वैल्यू में आएगी। तो यहां से हमें न्यूक्लियर का साइज पता चला। भैया इन दोनों को इक्वेट करके बस आर नॉट की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे साइड में लिख देता हूं, Q1 किसकी वैल्यू होगी, Q1 हमारे अल्फा पार्टिकल के चार्ज की वैल्यू होगी। और आपको पता है अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? भाई अल्फा पार्टिकल का, वेरी गुड, 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। और बचा Q2, Q2 का मतलब न्यूक्लियस। तो इसको तो हम लिख देंगे जो भी एटॉमिक नंबर होगा इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये हमेशा Q2 की वैल्यू हो जाएगी। इसको भी E लिख लो ताकि ई मल्टीप्लाई हो सके। तो बस ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना और आर नॉट की वैल्यू निकाल लेना। तो इसी के बेसिस पे बस रदरफोर्ड ने क्या किया, भैया एक ग्राफ प्लॉट किया। ये ग्राफ यूजुअली एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे आया हुआ है, चेक करो। ग्राफ किसके बीच में है, ग्राफ है नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एंगल्स के बीच में। तो हमने देखा कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल, मतलब ऑलमोस्ट 10⁸ और 10⁶ पार्टिकल्स बहुत ही कम एंगल्स पे डेविएट हो रहे हैं, मतलब लेस देन 10 डिग्री या 20 डिग्री पे डेविएट हो रहे हैं। तो भैया हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से। फिर कोई इक्का दुक्का पार्टिकल ही ऐसा होगा जो भैया ग्रेटर देन 90 और फिर 180 पे डेविएट होगा। तो हमारा ग्राफ इस तरीके का एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड एंगल ऑफ स्कैटरिंग। एक तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है।
और एक ये वाला फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और एटम्स दोनों का टॉपिक कवर करता है। यहां तक लिख डालो। और कुछ डाउट है तो भैया पूछो। डन कोमल, गुड। तो यार रदरफोर्ड ने ना ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो यही वैल्यूज अब आपको कैलकुलेट करनी है। प्लीज एक मिनट दो यार। यार जरा फटाफट एक क्वेश्चन लिखो, मेरे को एक अर्जेंट काम आ गया, तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, विद इन 2 मिनट्स आई विल बी बैक। यार क्वेश्चन क्या कह रहा था मैं, कि रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने अल्फा पार्टिकल को मतलब फायर किया। कितनी काइनेटिक एनर्जी से? भाई हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। आई रिपीट, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि रदरफोर्ड ने ये अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल एक्सपेरिमेंट करा। उसने काइनेटिक एनर्जी कितनी दी अल्फा पार्टिकल को? 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। और उसने ये परफॉर्म किया गोल्ड न्यूक्लियस के साथ। भैया गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना? Yeah. गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79। एक चीज बता देता हूं, थोड़ा बहुत राउंड ऑफ चलेगा इस क्वेश्चन में। आप ये कर सकते हो 7.7 की जगह आप चाहे तो 7.9 ले लेना, अगर आपका क्वेश्चन इससे जल्दी सॉल्व होता हो तो। तो भैया अल्फा पार्टिकल की वैल्यू गिवन है काइनेटिक एनर्जी की, गोल्ड न्यूक्लियस के एटॉमिक नंबर की वैल्यू गिवन है। आपको क्या कैलकुलेट करके देना है? आपको रेडियस मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है। बस यही क्वेश्चन है। ट्राई टू कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ट्राई करो इसे। फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया कैसे करना है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। सर हाँ बोलो आगे। सर काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में डाल देना या कन्वर्ट करना पहले? वो आपको चेक करना पड़ेगा काव्य अपने आप। मेगा को जरूर कन्वर्ट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट को कन्वर्ट करना ना करना वो अभी आपको अपने आप जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। तो आप इसको कंप्लीट करो यार, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली मेरे को 2 to 3 मिनट्स लगेंगे। आई विल बी बैक, ठीक है? यस। डन, थैंक यू सो। यस सर। डन। तो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट। जैसे मैंने बोला था हमें बस यही करना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना? 7.9। अभी राउंड ऑफ करके वैल्यूज को रखा है। ठीक है काव्य, चेक करता हूँ, बाकी मेरे हिसाब से आंसर सही नहीं आ रहा, बाकी एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। 7.9 इंटू मेगा की वैल्यू 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इज इक्वल्स टू। अब बात आई पोटेंशियल एनर्जी की, तो 9 इंटू 10 to the power 9 के की वैल्यू इंटू Q1, Q1 की वैल्यू 2E इंटू Q2, Q2 की वैल्यू 79E डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। भैया एक ई से एक ई कट गया, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 79 और 7.9 यहां पे भी इसको कैंसिल किया, आ गया 10। भैया बस अब इसको सॉल्व करना है। तो आर नॉट की वैल्यू बच रही है 9 इंटू 10 to the power 9 इंटू 2 इंटू 10 ई डिवाइडेड बाय 10 to the power 6। भैया कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, बाकी सब चीजें तो कैलकुलेट कर ही लोगे।
एरी मेरे को लग रहा है आपका आंसर सही है। अप्रोक्सीमेटली 3 के अराउंड कुछ आएगा, 10⁻⁻15 आएगा तो फर्मी मीटर्स में। सब स्टेप्स चेक कर लो, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना चेक करके बता दो स्टेप्स में कोई डाउट। चलो डन। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यार मैंने क्या बोला, न्यूक्लियर साइज फाइंड करने का एक तरीका तो रदरफोर्ड ने निकाला, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। उसके बाद दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका है हमारे पास इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? कि न्यूक्लियर की एक्सियल लाइन से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हम पार्टिकल को फायर कर रहे हैं, वो भी उसका न्यूक्लियर साइज बताने में हेल्प करेगा। भैया सपोज ये मैंने न्यूक्लियर की एक्सियल लाइन ड्रॉ कर दी, इससे कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मैं पार्टिकल को फायर कर रहा हूं, तो भैया ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कहलाता है इम्पैक्ट पैरामीटर। अब एक बात आप खुद सोच के ये बता सकते हो कि भैया जितना ज्यादा इम्पैक्ट पैरामीटर होगा तो मेरा जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो उतना ही ज्यादा होगा या उतना ही कम होगा? ज्यादा। जैसे जैसे मैं इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू बढ़ाऊंगा, इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू बढ़ाने का मतलब क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाना। अगर मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो न्यूक्लियस तो हमारा बेचारा सेंटर पे सिचुएटेड है, तो इस अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स फील नहीं होगा, तो उस केस में एंगल ऑफ स्कैटरिंग कम हो जाएगा। अगर बी कम है, मतलब मैं बहुत ही कम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पार्टिकल को फायर कर रहा हूं, तो ये न्यूक्लियस के पास जाने की कोशिश करेगा, तो उस केस में इसको स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स फील होंगे, तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग इस केस में बढ़ जाएगा। क्या सबको क्लियर हो गया ये वाली बात? और सिमिलरली अगर मैं इंपैक्ट पैरामीटर को 0 कर दूं, तो भैया मेरे को बताओ एंगल ऑफ स्कैटरिंग फिर कितना आएगा? अगर इंपैक्ट पैरामीटर को 0 कर देता हूं तो मैक्सिमम। बिल्कुल, इंपैक्ट पैरामीटर को 0 करने का मतलब क्या है कि आपने पार्टिकल को बिल्कुल एक्सियल लाइन पे ही फायर कर दिया। अगर आप पार्टिकल को बिल्कुल एक्सियल लाइन पे ही फायर कर रहे हो तो ये न्यूक्लियस के साथ हेड ऑन कोलिजन करेगा, और न्यूक्लियस के साथ हेड ऑन कोलिजन करने का मतलब क्या है? कि भैया ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पहुंचने के बाद अपना पाथ रिट्रेस कर लेगा, तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना हो जाएगा उस केस में? 180 डिग्री। बस आपको यही याद रखना है। इसका एक फॉर्मूला हुआ करता था, फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना क्योंकि अब वो एग्जाम्स में नहीं आता। इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला अब वो नहीं आता एग्जाम में। बस हाँ, इसका थ्योरेटिकल आ जाता है कि इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, इतना आपको पता होना चाहिए। जैसे ये कंप्लीट हो जाए बता देना, फिर आगे वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं। डन, चलो बढ़िया। यार यहाँ तक तो सारा डिस्कशन रदरफोर्ड ने कर दिया। भैया रदरफोर्ड का जो मॉडल है भले ही वो फेल हो गया हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल था, क्योंकि रदरफोर्ड ने ही अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियर का साइज वगैरह सही बताया था बिल्कुल, कि न्यूक्लियर का साइज बहुत छोटा होता है इन टर्म्स ऑफ फर्मी लेवल। तो इसलिए रदरफोर्ड का ये जो मॉडल है, भले ही ये फेल था लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब सबसे पहले तो आपको यही डिस्कस करना है कि रदरफोर्ड का मॉडल भैया फेल हुआ कहाँ पे, क्या क्या फेलियर थे रदरफोर्ड के मॉडल में। तो भैया सबसे पहला फेलियर जो रदरफोर्ड के मॉडल में था वो था स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। भैया स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या कहा कि भैया हमारे एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसने बोला कि ये हमारा न्यूक्लियस सेंटर में सिचुएटेड है, इसके अराउंड न्यूक्लियर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। उसने ये कहा, उसने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए सारे ऑर्बिट परमिसिबल है, ऑल परमिसिबल ऑर्बिट। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए सारे ऑर्बिट परमिसिबल है तो हमारे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, अगर इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो मतलब वो एक्सेलरेटेड मोशन है। और आपको ये चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाई गई होगी कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो वो क्या मिट आउट करने लगता है?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट आउट करके एनर्जी को लूज करता है। तो भैया रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग और मैक्सवेल के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट आउट करके एनर्जी लूज करनी चाहिए। और एनर्जी लूज करते करते उसका ऑर्बिट का साइज डिक्रीज होना चाहिए, और मेरा इलेक्ट्रॉन किस में कोलैप्स कर जाना चाहिए, न्यूक्लियस में। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम नहीं समझा पाया था। क्या आपको पहला पॉइंट समझ में आया? काव्य, हरी, कौशिक भाई, कोमल, सब बताओ, क्या पहला पॉइंट क्लियर है? यस डन। दूसरा मेजर ड्रॉबैक क्या था? भैया दूसरा मेजर ड्रॉबैक यही था कि हमने एनर्जी स्पेक्ट्रम चेक किया। एनर्जी स्पेक्ट्रम, भाई रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग अगर मेरा इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में मूव कर सकता है, तो हमारा एनर्जी स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस मिलना चाहिए था। कुछ इस टाइप का एनर्जी स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, कंटिन्यूअस, कि भैया उसका कोई भी ऑर्बिट पॉसिबल है तो हर एक ऑर्बिट से रिलेटेड एक एनर्जी होगी। तो इस टाइप का कॉन्टिन्यूअस एनर्जी स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में एनर्जी स्पेक्ट्रम मिला कैसा? एक्चुअल में एनर्जी स्पेक्ट्रम इस टाइप का मिला, डिस्क्रीट। तो यहाँ पे रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं बनेगा, डिस्क्रीट क्यों बन रहा है, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये मेन दो मेजर ड्रॉबैक थे जो रदरफोर्ड के एटम मॉडल में थे। तो इन दो ड्रॉबैक्स को भैया किसने एक्सप्लेन किया? उसको एक्सप्लेन किया जो हम फाइनल लास्ट में पढ़ते हैं, दैट इज बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स मॉडल। और बोर्स ने जो भी चीजें कॉन्क्लूड करी, वो कौन से एटम के लिए कॉन्क्लूड करी, कौन से एलिमेंट के लिए? भैया इसने सब कुछ कैलकुलेट किया हाइड्रोजन के लिए। लेकिन इसने ये भी बोल दिया कि हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट किया है, लेकिन सेम रिलेशन आप बाकी किसी और एलिमेंट, किसी और एटम के लिए भी यूज कर सकते हो। तो भैया आ जाओ, अब पढ़ते हैं बोर्स मॉडल। तो आप मेरे को बताओ बोर्स की क्या क्या वो थी, मतलब क्या क्या पोस्टुलेट से, क्या क्या उसने एक्सप्लेनेशन दिया था, क्या कुछ याद है किसी को? MVR equal to NH upon 2 R. भाई वेरी गुड। सबसे पहला तो उसने ये बोला कि हमारा इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में नहीं मूव करेगा, हमारा इलेक्ट्रॉन किसी एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही मूव करेगा। और वो स्पेसिफिक ऑर्बिट कैसे डिसाइड होगा? वो स्पेसिफिक ऑर्बिट ऐसे डिसाइड होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो NH/2 पाई के बराबर होना चाहिए। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? बोर्स एंगुलर मोमेंटम कंडीशन। बोर्स एंगुलर मोमेंटम कंडीशन, कि उसने कहा कि हमारा इलेक्ट्रॉन का जो भी एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए वो NH/2 पाई के होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला MVR, NH/2 पाई। एन एटम हैज वेरी स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज कॉल्ड न्यूक्लियस, बिल्कुल। तो रेडियस निकल जाएगा, रेडियस क्या आ जाएगा, NH/2 पाई MV। ये हमारे ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसमें एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए? एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मेरे को फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस मिल जाएगा, और वो रेडियस कितना आएगा, H/2 पाई MV। चेक करो सबको ये चीज समझ में आई है? Yes, sir. डन। सिमिलरली अगर मेरे को सेकंड ऑर्बिट का रेडियस चाहिए, तो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस में बस एन की वैल्यू कितनी रख दूंगा, एन की वैल्यू 2 रख दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2H/2 पाई MV। वो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस हो जाएगा। पहले तो ये लिख लो फर्स्ट कंडीशन, एंगुलर मोमेंटम कंडीशन। याद रखो, अब सारे फॉर्मुलेस फॉर्मुलेस आ रहे हैं, और आपको ये सारे फॉर्मुले रटने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। जैसे ये पहला वाला कंप्लीट हो जाए बता देना, फिर नेक्स्ट वाले पे आते हैं। डन। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला हमारा कहलाता है फ्रीक्वेंसी कंडीशन, बॉर्ड्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। मतलब ये बेसिकली डुअल नेचर से रिलेटेड है। बॉर्ड्स ने क्या बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही घूमेगा, बस किसी और ऑर्बिट में नहीं घूमेगा। और जब इलेक्ट्रॉन अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूम रहा है, तो ये स्पेसिफिक ऑर्बिट
इसका क्या कहलाएगा? वो इसका ग्राउंड स्टेट, या एक तरीके से बहुत सारे नाम है, ग्राउंड स्टेट कहला सकता है, या ये कह लो स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाएगा, या फिर इसका होम स्टेट कहलाएगा, होम स्टेट। तो बोर्ड्स ने क्या बोला कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट वाले ऑर्बिट में घूम रहा है, तब तक वो कोई एनर्जी रेडिएट आउट नहीं करेगा, कोई भी एनर्जी रेडिएट आउट नहीं करेगा। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड स्टेट से किसी दूसरे ऑर्बिट में मूव करा रहे हो, जैसे भैया इस तरीके से एग्जांपल देखो, ये जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं ये ऑर्बिट है, मैं कह रहा हूं मेरा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, मैंने अज्यूम कर लिया ये इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट है, तो बोर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिट में जाना चाहता है, तो ये ऊपर वाले ऑर्बिट में तभी जा पाएगा जब ये कुछ ना कुछ एनर्जी को क्या कर ले, ये कुछ ना कुछ एनर्जी को गेन कर ले। जब ये कुछ ना कुछ एनर्जी गेन करेगा, तभी जाके ये एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। लेकिन ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहना चाहता, ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है। लेकिन जब ये अपने वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा भैया? जो एनर्जी इसने गेन करी है, वही एनर्जी अब इसको क्या करनी पड़ेगी, अब वही एनर्जी इसको लूज करनी पड़ेगी इन अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो बस बॉर्ड्स ने यही कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने होम स्टेट में है, तब तक कोई रेडिएशन नहीं होगा। लेकिन जब वो ट्रांजिट करेगा फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, तो उस केस में या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी रेडिएट आउट करेगा। अगर वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो मतलब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है। अगर वो एक्साइटेड स्टेट से ट्रांजिट कर रहा है ग्राउंड स्टेट में वापस अपने होम स्टेट में, तो इस केस में वो एनर्जी को रेडिएट करेगा। और एनर्जी को अगर रेडिएट करेगा, तो उसने आंसर अपना वो दे दिया कि भैया एनर्जी जो रेडिएशन के फॉर्म में मिलेगी, एनर्जी ऑफ द वेव इज इक्वल्स टू E2 - E1। जहां पे E2 और E1 क्या है भैया? E2 और E1 इट इज द एनर्जी रिलेटेड टू द ऑर्बिट। और ये एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। E1 E2 E3 ये एनर्जी रिलेटेड है किसी एक ऑर्बिट से। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्साइटेड और रेडिएट इज इक्वल। अच्छा ठीक है, आप कहना चाह रहे हो कि जो ये एनर्जी गेन कर रहा है एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के लिए, और जो ये एनर्जी रेडिएट आउट कर रहा है वापस ग्राउंड स्टेट में आने के लिए, क्या ये दोनों एनर्जीज इक्वल होंगी? यस, ये दोनों एनर्जीज इक्वल होंगी। एरिक, क्या डाउट क्लियर है आपका? ओके। हाँ, ये दोनों एनर्जीज इक्वल होंगी। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला हमारा कहलाएगा बॉर्ड्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ये फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्यों कहलाएगा भैया? डुअल नेचर में हमने पढ़ा है ना, जब कोई वेव अमिट आउट होती है या कोई वेव, उसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? H × F फ्रीक्वेंसी, E2 - E1। तो इसलिए इसकी वजह से ये कहलाएगा बॉर्ड्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। पर बट जब कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तब नहीं लूज करेगा एनर्जी वो अपनी? हाँ, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तब वो कुछ ना कुछ एनर्जी लूज करेगा। लेकिन इधर मैं अभी फिलहाल कोलिजन अज्यूम नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस ये कह रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट को छोड़ के अपने दूसरे ऑर्बिट में गया है। अभी हम कोलिजन वगैरह कुछ कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। ओके। बिल्कुल। जैसे ये वाला कंप्लीट हो जाए बता देना, फिर इसी पे थोड़ा सा पहले वो करा देता हूँ और एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ पहले। डन, चलो बढ़िया। यार जैसे मैं आपको एक सिंपल ऐसी बस एक क्वेश्चन समझाने के लिए करा रहा हूँ, ताकि पहले आपका एक ये चीज बेसिक वाला पार्ट थोड़ा सा हो जाए। यार सपोज मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ये ऑर्बिट है कुछ इस टाइप का,
ऐसा ले लो। टोटल मैंने कितने ऑर्बिट्स ड्रॉ करे, 3 ऑर्बिट। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, n इक्वल्स टू 1, ये सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड ऑर्बिट से जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है। ये उसका मैंने ट्रांजिशन शो किया है कि भैया वो थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है ये मैं आपको बाद में प्रूफ करा दूंगा, मतलब ये डिराइव करेंगे। -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। सेकेंड वाले में कितनी होती है, -3.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। और थर्ड वाले में कितनी होती है, -1.51 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। आपको क्या कैलकुलेट करके बताना है कि जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हुआ तो कितने वेवलेंथ की एनर्जी एमिट आउट हुई। चलो ट्राई टू कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ द वेव एमिटेड जब इलेक्ट्रॉन ने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रेवल किया। चलो ट्राई टू कैलकुलेट। चलो ये वाला मैं करा देता हूँ, ये तो अब तक तो वैसे ही कैलकुलेट हो जाता। यार हमें पता है एनर्जी मतलब एच एफ बॉर्ड्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन के हिसाब से शुड बी इक्वल्स टू E2 - E1। बिल्कुल काफी सही है। एच एफ की जगह आपको लिखना है Hc/λ इज इक्वल्स टू E2 - E1। मतलब ये हो जाएगा मेरा कि भैया -13.6 माइनस माइनस ऑफ भैया 1.51। इन दोनों का जरा डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है डिफरेंस, -13.6 प्लस 12.09 ट्वेल्व पॉइंट 09 12.09 माइनस में। यार एच सी की वैल्यू हमें पता है, ड्यूअल नेचर में मैंने आपको बताई थी। एच सी की वैल्यू कितनी होती है, 1240 वेरी गुड, 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट नैनोमीटर्स। और जो ये एनर्जी है ये भी इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में है। तो बस आपको इन दोनों को डिवाइड करना है और इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आपको फाइनल आंसर बताना है कि भैया हमारी जो वेवलेंथ है वो कितनी आएगी। मैंने उल्टा सही लिखा ना, हाँ डन। सर इसमें E2 और E1 कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? मेरी वॉइस क्लियर नहीं हुई, फिर से बोलो। E2 और E1 की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं E2 और डिपेंड हो? E1 कोई भी वैल्यू, मतलब हाँ, E1 चाहे तो आप 1.51 ले लो या ये कुछ भी ले लो। लेकिन जनरली E2 - E1 क्या होता है, E2 मतलब हमारा इनिशियल, मतलब यार एक तरीके से ये देखो ना, हमें दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है, डेफिनेटली ये बीच में एडिशन ही होगा। अब चाहे E1 किसी को भी ले लो, E2 किसी को भी ले लो, लेकिन बस उन्हीं दो ऑर्बिट्स की एनर्जी लेना जिससे मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट थर्ड ऑर्बिट से लेके फर्स्ट ऑर्बिट में कर रहा है, इसलिए 1.51 और 13.6 ही लेनी है आपको वैल्यूज तो। ओके। हम्म, आपको पता है वेवलेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो ये नेगेटिव को निग्लेक्ट कर देना, सीधी बात है। तो बस इतना चेक करके बताओ, यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। डन सर। डन। चलो भाई बढ़िया। आते हैं, बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। मतलब अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको चेक कर लो। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यार मैं कह रहा हूं कि हमारा कोई एक, ये सपोज न्यूक्लियस है,
और इस न्यूक्लियस के अराउंड हमारा कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है किसी एक ऑर्बिट में। तो मेरे को सोच के बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में, तो इसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी? भैया सबसे पहले ये मूव कर रहा है, तो इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। दूसरी चीज, भैया ये न्यूक्लियस से बाउंडेड है, न्यूक्लियस ने इसके ऊपर कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगा रखा है, तो इसकी वजह से इसके पास कौन सी एनर्जी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और तीसरा, कि भैया इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कौन सी एनर्जी मिल जाएगी? टोटल एनर्जी मिल जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या फॉर्मूला होता है? के Q1, Q1 एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, Q2, Q2 किसकी बात कर रहे हैं हम? न्यूक्लियस की, डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा R। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? KZE² बाय R। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी मैं नेगेटिव में लिखूंगा। क्या मेरे को बता सकते हो कि ये पोटेंशियल एनर्जी हम नेगेटिव में क्यों लिखेंगे? भैया पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का मतलब है कि ये अट्रैक्शन फोर्स की वजह से आई है। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से मतलब मेरा इधर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बाउंडेड है, तो ये एनर्जी एक तरीके से मेरी बाइंडिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि कितनी एनर्जी से मेरा न्यूक्लियस बाउंडेड है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। चेक करके बताओ, क्या ये पहले पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? भाई कुछ नहीं बोला आप लोगों यस ने। सर। डन। अब बात आई काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे यार? तो बहुत सिंपल तरीका है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। यार काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना सीधा सीधा इस मेथड से देखो। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv²/r। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने। आर से आर कट गया, इधर mv² आया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ से मतलब हाफ mv² हो जाएगा KZE²/2r। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया। तो ये फॉर्मूला यहां लिख लो, काइनेटिक एनर्जीज KZE²/2r। एक बार मेरे को चेक करके बता दो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कोई डाउट है तो पूछो। और अगर कोई डाउट नहीं है तो इन दोनों को ऐड करके मेरे को टोटल एनर्जी बता दो कि टोटल एनर्जी कितनी आ रही है। चलो थोड़ा स्पीड में बढ़ो। काइनेटिक एनर्जी में कोई डाउट नहीं है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी में भी कोई डाउट नहीं है, तो मेरे को टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बता दो कि भैया टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ रहा है। -KZE² अपॉन 2R। वेरी गुड, -KZE²/2r। तो इससे हमें ना एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिल गया, बस इसी को याद रखना। क्या याद रखना है आपको? कि टोटल एनर्जी मेरे पास नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ रही है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी में जैसा भी चेंज होगा, टोटल एनर्जी में उसका उल्टा होगा। दूसरा, टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ। दूसरी चीज, इस रिलेशन से अगर आप चेक करो, हमारी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी। लेकिन अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन देखूं, तो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए आर डिनोमिनेटर में आ रहा है, लेकिन नेगेटिव साइन भी है। तो पोटेंशियल एनर्जी और रेडियस के बीच में कैसे रिलेशन आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और काइनेटिक एनर्जी के लिए कैसे रिलेशन आ रहा था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको नोट डाउन कर लो। अब एक क्वेश्चन देता हूं जो एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो भैया क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना।
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा एक हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है और वो ट्रांजिट कर रहा है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। ये उसका ग्राउंड स्टेट है, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिट कर रहा है। आपको बताना है जब इसने ट्रांजिट किया तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी डिक्रीजेस। सेकेंड ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। कि भैया टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी डिक्रीजेस whereas potential energy increases। लास्ट ऑप्शन कि भैया काइनेटिक, पोटेंशियल एंड टोटल, सारी की सारी ये तीनों की तीनों डिक्रीज कर रही है। चलो चेक करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैंने उल्टा लिख दिया है, प्लीज थोड़ा सा एक बार ये चेक कर लेना। एक बार क्वेश्चन सही से चेक कर लो प्लीज, मेरे से गलती हो गई है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ठीक कर लो। एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। सबसे पहले तो मेरे को अब ये बता दो कि जब इलेक्ट्रॉन, ओके डन, ऑप्शंस आ गए हैं। सबसे पहले तो ये बता दो कि भैया जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा होगा तो भैया रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा? बाकी चीजें तो अपने आप हो जाएगी। एक्साइटेड स्टेट वाले का मतलब है अपर लेवल, अपर लेवल से लोअर लेवल में आया है, तो भैया रेडियस डिक्रीज हुआ है। ये चीज याद रखना, रेडियस डिक्रीज हुआ है। अब बस भैया रिलेशन निकालते हैं। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी और रेडियस के बीच में इनवर्स रिलेशन है, तो अगर रेडियस डिक्रीज हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज होना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी ना तो सी में इंक्रीज हो रही है, ना तो डी में इंक्रीज हो रही है, और ना तो बी में इंक्रीज हो रही है। ये तो सारे ऑप्शन ऐसे ही फाइंड आउट हो गए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी प्रूफ कर देता हूं भैया। पोटेंशियल एनर्जी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेडियस डिक्रीज तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है तो टोटल एनर्जी को डिक्रीज होना ही पड़ेगा। तो भैया फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट चल रहा है। चेक करके बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। चलो डन। एक और क्वेश्चन देता हूं, उसको ट्राई करो भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये मैंने 4 ऑर्बिट्स ड्रॉ कर दिए, N1, N2, N3, N4। आपको वैल्यूज तो याद होंगी नहीं। फर्स्ट ऑर्बिट में इसकी वैल्यू -13.6, -3.4, ये -1.51, और लास्ट में -0.85 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये वैल्यूज बता दूंगा कैसे आई है। भैया चेक करते जाओ जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। टोटल कितने ट्रांजिशन शो किए हुए हैं इस क्वेश्चन में? टोटल अगर आप नोटिस करो तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, टोटल हमें 6 ट्रांजिशन शो किए हुए हैं। तो आपको क्या बताना है फर्स्ट वाला, कि भैया कौन से ट्रांजिशन से हमारी वेवलेंथ मैक्सिमम एमिट आउट होगी। आई रिपीट, कौन से ट्रांजिशन से मैक्सिमम वेवलेंथ एमिट आउट होगी, कौन से ट्रांजिशन से मिनिमम वेवलेंथ एमिट आउट होगी, और थर्ड कि भैया कौन से ट्रांजिशन से वेवलेंथ
496 नैनोमीटर एमिट आउट होगी। आपको ट्रांजिशन बताने हैं तीनों केसेस में कि कौन से ट्रांजिशन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स, कौन से ट्रांजिशन से मैक्सिमम वेवलेंथ बाहर निकल के आएगी, कौन से ट्रांजिशन से मिनिमम वेवलेंथ, और कौन से ट्रांजिशन से वेवलेंथ 496 नैनोमीटर निकल के आएगा। काव्य, आपके आंसर सही हैं, वेरी गुड। नहीं यार, ये आंसर सही नहीं आ रहा। यार आपको एक सीधी सीधी चीज बता देता हूँ जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। हमें यही तो पता है, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, मतलब चेंज इन एनर्जी। तो मैं ये लिख सकता हूं ना कि चेंज इन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। फर्स्ट केस में अगर आपको लैम्डा मैक्सिमम चाहिए तो डेफिनेटली ये तभी पॉसिबल होगा जब एनर्जी डिफरेंस आपका मिनिमम आएगा। तो भैया ये चार ऑर्बिट्स हैं, तो चेक करो किन दो ऑर्बिट्स की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करूंगा जिससे मेरे को मिनिमम एनर्जी मिलेगी। जिसमें आपको मिनिमम एनर्जी मिले उसमें वेवलेंथ मैक्सिमम आएगी। सिमिलरली वेवलेंथ मिनिमम तब मिलेगी जब एनर्जी का डिफरेंस मैक्सिमम होगा। तो पहले दो पार्ट्स को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। चेक करो सबसे मिनिमम एनर्जी डिफरेंस किस में आएगा। भैया मैं उल्टा शुरुआत करता हूं। सिक्स्थ वाले के लिए एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 10 के अराउंड आएगा, 10.2। अगर मैं सिक्स्थ वाले में कैलकुलेट करूं, फिफ्थ वाले में कैलकुलेट करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 12.09 या 12.04। ये हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। फोर्थ वाले में कैलकुलेट करूंगा तो एनर्जी का डिफरेंस कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 2.5। थर्ड वाले में एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 12 पॉइंट कितना आएगा ये, 12.8 के अप्रोक्स। सेकेंड वाले में कितना डिफरेंस आ रहा है एनर्जी का, अप्रोक्सीमेटली 2.5। और फर्स्ट वाले में एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम आ रहा है भैया, अप्रोक्सीमेटली ये आएगा कुछ ना कुछ 0 पॉइंट, सब्ट्रैक्ट करके चेक करो, 0.7। तो मुझे पता है सबसे कम डिफरेंस किस में आ रहा है, फर्स्ट वाले में। सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में आ रहा है भैया, सबसे ज्यादा डिफरेंस थर्ड वाले में आ रहा है, 12.8 का अप्रोक्स। तो ये थर्ड ट्रांजिशन। अब बस बचा थर्ड वाला, थर्ड वाला यू हैव टू कैलकुलेट एज अ होमवर्क। चेक करके बता दो बस, फर्स्ट और सेकंड वाला क्लियर है या नहीं। सर मेरा ठीक है थर्ड वाला। थर्ड वाला मेरे को चेक करना पड़ेगा, बाकी एक मिनट रुको मैं चेक कर लेता हूँ। थर्ड वाले का आंसर आपने क्या लिखा काव्य, सेकंड ट्रांजिशन। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, सेकंड ट्रांजिशन। तो भैया आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में ये एटम्स को भी खत्म कर देंगे। यहाँ तक पूरा रिवाइज कर लेना और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। चलो, तो भैया टाटा, बाय बाय और टेक केयर। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू यार। गुड आफ्टरनून सर। प्रकुल गुड बिल्कुल इवनिंग सर। लास्ट में आए हो, बीच में तुम्हारा माइक कनेक्टेड नहीं था, कहाँ भाग गए थे। सर एक सच बात बताऊं? मैं इस टाइम दुकान पे बैठा हूँ, शॉप पे। ओके ओके, ठीक है प्रकुल।